मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया है। ओके, तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। yesterday we we are given you the assignment, first assignment. ओके, कल हमने आप लोगों को पहला असाइनमेंट आप लोगों का हमने दे दिया है। आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन है, मिल गई क्या आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन? जो लोग कल अटेंड, जिन लोगों ने शाम को क्लास अटेंड नहीं करी थी, क्या उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है कि मैंने फर्स्ट असाइनमेंट आपका क्वांटम मैकेनिक्स का कल शाम को दिया है? नो सर। नो सर। ओके, तो फॉर दैट, इसके लिए मैं बार बार तो दोबारा रिपीट तो नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन मैंने इसका जो यूट्यूब रिकॉर्डिंग जो है कल की क्लास की, वो हमने बनाई, रिकॉर्ड किया है। तो उसकी जो यूट्यूब रिकॉर्डिंग है, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, आपको उसमें मिल जाएंगे। और आपको ये सबमिट करने हैं हर हाल में, इसकी हार्ड कॉपी डिपार्टमेंट में 14 अगस्त से पहले सबमिट करनी है सभी लोगों को। तो ये मैं फर्स्ट असाइनमेंट कल मैंने आपको दे दिया, और डिटेल्स के लिए आप कल का वीडियो में, यूट्यूब वीडियो जो है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है? ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, हम लोग अब हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट की ऑलमोस्ट कई चीजें कवर करी। अब हम लोग जो हैं इसकी एप्लीकेशंस की ओर जाएंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशंस की ओर हम जाएंगे। कल मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था आप लोगों को। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशंस मतलब ये है, अभी तक हमने वन डायमेंशनल केस पढ़ा था। अभी यदि हम पार्टिकल को बाउंड कर देंगे और अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हम उस पार्टिकल को बाउंड कर देंगे, तो उसके लिए जो वेव इक्वेशन बनेगी वो अलग अलग बनेगी। आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज, एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है ना। तो उसके लिए अलग अलग आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस क्या क्या बनेंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल वन डायमेंशनल केस में हमने पढ़ा था, अब हम थ्री थ्री डायमेंशनल केस के लिए भी पढ़ेंगे। फिर उनको अलग अलग रेक्टेंगुलर बैरियर में हम पार्टिकल को देखेंगे डाल कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में उसकी कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हम उसका वेव इक्वेशंस निकालेंगे। वन डायमेंशनल के लिए अलग निकालेंगे, थ्री डायमेंशनल के लिए अलग निकालेंगे। ओके, तो मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं फर्स्ट, अभी हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस वन डायमेंशनल केस के लिए हमने पढ़ा था। अब मान लो कि जो पार्टिकल है हम उसको थ्री डायमेंशनल केस के लिए ले लेते हैं, और वो फ्री है मूव होने के लिए इनफाइनाइटली, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, और जेड डायरेक्शंस में भी। पार्टिकल इज फ्री टू मूव, और इस कंडीशन के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस निकालेंगे। तो हमारी जो वेव फंक्शन है वो कैसा बनेगा, ये हम देखेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपका वही आएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। सभी लोगों को मालूम है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या होती है, मैंने आपको लिखवाया है, आप लोगों को भी मालूम है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मुझे बताना ब्लैक बोर्ड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है,
वेव इक्वेशंस, ठीक है, फॉर थ्री डायमेंशनल्स वेव ये बोर्ड, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये बोर्ड में दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है मैंने? आप लोग मुझे Yes, बताइए, sir. है Yes, sir. नहीं दिखाई दे रहा है? No, sir. क्या होगा फिर? ये सुंदर वेव इक्वेशंस फॉर थ्री डायमेंशन, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। फॉर थ्री डायमेंशनल केस पार्टिकल इज फ्री, पार्टिकल इज फ्री, पार्टिकल फ्री होने का मतलब है v किलो, वेव फंक्शन क्या करती है? ग्रेड स्क्वायर साइन को हम क्या लिखते हैं? थ्री डायमेंशनल केस है, ग्रेड को हमने लिया डेल स्क्वायर साइन डेल स्क्वायर साइन, ये ग्रेड स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, पढ़ रखा है ना आपने मैथ्स में? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला मेथड पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y and z and may be solved by the method of separation of variables imposing the boundary conditions। इन बाउंड्री कंडीशंस क्या है इसमें कि वेव फंक्शन psi is infinite everywhere in space। जो वेव फंक्शन है हमारा psi जो है वो इनफाइनाइट है, वो स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है। सिंस द पार्टिकल इज फ्री टू मूव एनीवेयर इन स्पेस, पार्टिकल फ्री है कहीं भी जाने के लिए, सो दैट वी मे राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इन द फॉर्म। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो ये जो इक्वेशन हमारी आई है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो हमारी इक्वेशन है, दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज साई जो वेव फंक्शन है और क्योंकि x y z, ठीक है, तो मान लो इसका सॉल्यूशन मैंने ले लिया x x y y z z। आप लोगों को बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग कहोगे कि हमने तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कुछ और पढ़ी थी और यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है, तो कुछ नहीं है, वो हमने वन डायमेंशनल केस के लिए पढ़ा था और ये थ्री डायमेंशनल केस है। वेव फंक्शन इज फ्री टू मूव इनफाइनाइटली एवरीवेयर, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने एक्चुअली ये पढ़ी थी, ये हमने ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी। अब जो ग्रेड स्क्वायर साई है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर, मतलब ये डेल स्क्वायर साई है, ठीक है। और इस वेव इक्वेशन का मान लो कि जो सॉल्यूशन है
साई वेव फंक्शन का जो सॉल्यूशन है, वेव फंक्शन एक्स वाई जेड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वेव फंक्शन तीनों दिशाओं में कहीं भी जा सकती है। तो ये एक्स वाई जेड वेव फंक्शन जो है ये स्पेस में कहीं भी मूव कर सकती है, एक्स वाई जेड ये हमने लिया। और इनका इसका मान लो इसका सॉल्यूशन हमने लिया, इसका सॉल्यूशन है एक्स एक्स वाई वाई। और ये एक्स एक्स क्या है, बेसिकली ये एक्स एक्स क्या है, ये वेव फंक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन, वाई ये वेव फंक्शन है वाई डायरेक्शन में, ये वेव फंक्शन है जेड डायरेक्शन में। तो ये कंप्लीट वेव, तो इसका सॉल्यूशन मान लो ये, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना है। आप अगर आप देखेंगे अपनी इक्वेशंस को, तो डेल साई मतलब आपने क्या करना है पहले, साई की ये जो इसका सॉल्यूशन है, आपने क्या करना है पहले कि डेल साई बाई डेल एक्स, अगर आप ये निकालना है ना, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे आप, पहले डेल साई बाई डेल एक्स निकालेंगे, तो बाई भी तो कांस्टेंट आ जाएगा और डेल एक्स बाई डेल एक्स ऐसा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डबल करना है, फिर डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। और ये वाई भी जो है ये क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाई और जेड ये इसमें बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमें ये भी चाहिए डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई। अब हम पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया, अब हम वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट में हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स बाहर आ जाएंगी और अंदर क्या आ जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स डेल वाई। डबल करेंगे तो डेल स्क्वायर वाई बाई बाई डेल वाई स्क्वायर। अब फिर ये तीसरा वाला जो है डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर, अब हम इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों भाग जाएंगे। और जब हम ये वैल्यू सबकी निकाल देंगे, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स की निकाल देंगे, डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर की वैल्यूज जब ये इस सॉल्यूशन से जब निकाल देंगे और इनको हम वापस इनकी या वही पे इनकी जगह पे ये वैल्यू रख देंगे जो हमने निकाला, ठीक है। इनकी जगह पर हम ये, तो अगर आप देखें सरसरी तौर पर, डस्टर भी नहीं थी, एक मिनट, अगर आप देखें ये वाला तो क्या आएगा पहले, वाई वाई जेड जेड, ठीक है। और डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर, पहले इसकी वैल्यू आई, ठीक है। और इसकी वैल्यू वाई के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स जेड बाहर आ जाएगा ना, एक्स जेड बाहर आएगा, डेल स्क्वायर वाई वाई बाई डेल ऐसा आ जाएगा। इसका वाला हम रखेंगे डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर, इसको करेंगे तो एक्स और वाई बाहर आ जाएगा, एक्स एक्स वाई वाई तो बाहर आएंगे, डेल स्क्वायर जेड जेड बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। अब और इजी, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको मैं ये इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ तो एम ओवर एच प्लस, ठीक है। मैंने आप ये एक कुछ भी नहीं किया मैंने, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है और मैंने इनकी डेल स्क्वायर साई और डेल स्क्वायर वाई इनकी जो वैल्यू को इनको करके और इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रख दिया इनकी जगह, बाकी इक्वेशन एज इट इज ही है। ये इक्वल टू 0 के ये 2m वाले को मैं यहाँ ले आया हूँ, तो इक्वेशन वही है, ये खाली मैंने इसका सॉल्यूशन ये था और इनको वैल्यूज को यहाँ पे रख दिया। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या करता हूँ मैं, ये एक्स वाई जेड से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, एक्स एक्स वाई वाई जेड, एक्स एक्स वाई वाई जेड से डिवाइड कर दिया,
ये क्या आ जाएगा, मैंने इसे डिवाइड कर दिया इसको। और क्या आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो इसमें से ये वाई 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 जेड जेड वाले कट गया, हमारे पास क्या आया, एक्स डेल प्लस एक्स और जेड, एक्स जेड कट गया, वन मोर वाई वाई जेड स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स वन मोर जेड जेड डेल स्क्वायर जेड जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, समझ में आ गया बच्चों, कुछ भी नहीं किया मैंने। ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बल्कि ये जो था ना साई एक्स है ना बेटा, ये साई एक्स, इसका सॉल्यूशन क्या था, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये खाली क्या हो जाएगा, ये इसलिए आया कि जो साई वाला टर्म था ना यहाँ पे, साई वाला, साई का सॉल्यूशन क्या था, एक्स वाई जेड था, और एक्स वाई जेड से हमने डिवाइड भी किया था, तो जो साई साई था वो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, तो यही बचा खाली। ठीक है, चलिए ऐसे कीजिए। अब कुछ भी नहीं करना हमने, अब हमने क्योंकि ये वैल्यू इसमें, अब हमने क्या करना है, तीनों के लिए तीनों का अलग अलग वेव फंक्शंस निकालेंगे हम। एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम अलग वेव फंक्शंस निकालेंगे, वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग वेव फंक्शन आएगा, और जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग वेव फंक्शन आएगा। तो हमें करना क्या है इसमें, अब हम क्या करेंगे, आ, ऐसा करते हैं कि, क्योंकि मेरा मतलब इससे है ना, एक्स वाला निकालना चाहता हूँ, एक्स वाला निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अलग रखता हूँ, वन ओवर एक्स एक्स जेड स्क्वायर एक्स एक्स जेड एक्स स्क्वायर, ये यहाँ रखा हूँ, बाकी में सारा ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस वन और फाइव, अब मैं, ठीक है, इसे हम ऐसा कर लेते हैं, मेरा फोन आ रहा है एक मिनट, वेट।
ठीक है बच्चों? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, एक राइट हैंड साइड हो गई। मैं इनको क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशनों को, लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली, दोनों इक्वेशंस को कोई एक ऐसी वैल्यू, कोई एक ऐसा कांस्टेंट जो दोनों लेफ्ट हैंड, हम इक्वल टू कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स को किसी एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू से कि जो दोनों साइड को सेटिस्फाई करे। मान लो वो कांस्टेंट हमारा kx है। kx मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कहने का मतलब ये है कि 1 ओवर एक्स एक्स डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने कर दिया kx। ठीक है, और ये वाली -1/y डेल स्क्वायर y बाई डेल स्क्वायर y -1/z डेल स्क्वायर z ओवर डेल z स्क्वायर -2m/h क्रॉस e इज इक्वल टू kx। मतलब ये इक्वेशन थी। मैं तीनों का वेव फंक्शन अलग अलग में निकालना चाहता हूँ, एक्स वाले का, वाई वाले का, जेड वाले का, तीनों का। तो मैंने क्या किया, ये इस इक्वेशन को ये लेफ्ट हैंड साइड आया और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किसी एक ऐसे कांस्टेंट वैल्यू से कोई एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे कि जो दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मान लो वो कांस्टेंट हमारा kx है, वो कांस्टेंट kx है, तो ये इक्वल टू kx और ये इज इक्वल टू kx, दोनों की तरफ ये हमारा हो गया kx। ओके, मान लो ये है हमारी इक्वेशन, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, एक आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, एक आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब तो अगर आप देखेंगे तो इसमें बच्चों मैथमेटिक्स ही है, बाकी चीजें सिंपल है, कुछ नहीं है। तो ये दोनों हमने सेटिस्फाई किया, kx से क्या आ गया। अब ये वाली इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, -1/y डेल स्क्वायर y बाई डेल स्क्वायर -1/z डेल स्क्वायर z बाई z स्क्वायर। ठीक है, -2m/h क्रॉस स्क्वायर t इज इक्वल टू kx। ये था ना ये वाला। अब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूं, 1/y डेल स्क्वायर y बाई डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू -kx -1/z डेल स्क्वायर और डेल माइनस ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों उसको, है ना। मैंने y वाले को ले लिया ना, इधर को ले लिया, ये इक्वेशन है मेरे पास, 1/y वाले को इधर ले लिया, ये ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन है, ये हमारी राइट हैंड साइड इक्वेशन है। एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन, एक राइट हैंड। अब मैं अगेन दोबारा से वही करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कोई एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू कि जो दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करे, लेफ्ट हैंड साइड को भी एंड राइट हैंड साइड को भी, यहां पर भी। तो मान लो वो वैल्यू हमारी क्या है, वो है ky, वो वैल्यू हमारी ky जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को सेटिस्फाई करती है, वो मान लो हमारी ky। तो क्या मतलब 1/y डेल स्क्वायर y बाई डेल y स्क्वायर
के वाई एक तो ये आ गया, और फिर माइनस के एक्स जेड एल स्क्वायर एल जेड स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ई इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2, ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 है, और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वेशन लिया हमने, और उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कोई एक ऐसा कांस्टेंट जो दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करे, और वो कांस्टेंट मान लो इस समय के वाई है, तो हमने दोनों का लिख दिया, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी के वाई हमने ये कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब आगे ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 से ले लो, माइनस के एक्स माइनस 1 जेड एल स्क्वायर जेड ओवर एल जेड स्क्वायर प्लस 2m एच क्रॉस स्क्वायर ई इज इक्वल टू के। ठीक है, एक्स वाले को भी हमने ले लिया, वाई वाले को, अब जेड वाला बचा हुआ है। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर जेड डेल स्क्वायर जेड जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के वाई माइनस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई। ऐसा लिख सकता हूँ इसको, मैंने लिख सकता हूँ ना, ये इक्वेशन है मेरे पास, ये एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है के वाई को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने जेड को यहाँ ले लिया, और मतलब इसको यहाँ ले लिया और इनको बाकियों को इस तरफ कर दिया, ये ऐसा कर दिया, तो इसको ये ऐसा आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे अब जेड वाले भी ले लिया हमने, पहले सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वाले को वन साइड लिया और बाकी इक्वेशंस को अलग ले लिया, और फिर दोनों को सेटिस्फाई किसी एक कांस्टेंट से जो सारा इक्वेशन लिया हमने, फिर y वाले को अलग करके y, क्योंकि y वाला ले लिया हमने कंपोनेंट और y वाला कंपोनेंट, और फिर दोबारा हमने वही, और फिर इस समय z वाला ले लिया हमने, z वाला ही कंपोनेंट, और यहाँ पर अगेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, फिर दोबारा से हम कोई एक ऐसा कांस्टेंट लेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मान लो वो कांस्टेंट है z, वो कांस्टेंट क्या है, टीजे है। ठीक है, तब मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 1 ओवर जेड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिख दूँ टीजेड। ठीक है, और दूसरा क्या था, माइनस के एक्स माइनस के वाई माइनस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई इज इक्वल टू टीजेड। फाइनली मैंने क्या लिख सकता हूँ इसको, के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू माइनस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, ऐसा इसमें। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या है, 5 और 6, इक्वेशन नंबर 5 और 6। ठीक है, आ गया 1 ओवर एक्स वाला भी आ गया था, 1 ओवर वाई वाला भी आया, और 1 ओवर जेड वाला भी आया, तीनों आया। ठीक है, तीनों हमने निकाले ऐसे करके, और ये क्या है, के एक्स के वाई के जेड, ये कोई कांस्टेंट है, ये मतलब ये एक्स के, तो तीनों का जो है सम है, ये जो कांस्टेंट हमने लिए थे, ये तीनों का सम बराबर इक्वल टू आ रहा है 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, ये हमारे इसके इक्वल हमारे आए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे ये तो तीनों के आए, तीनों के आए, तो 5 थे,
तो इसको हम वो कर सकते हैं, अगर अगर हमें इंडिपेंडेंट लिखना होगा के एक्स तो माइनस टू एम ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई एक्स हो जाएगा। अगर के वाई निकालना हो तो माइनस टू एम ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ये ई वाई हो जाएगा। और अगर जेड निकालना हो तो के जेड इज इक्वल टू माइनस टू एम ओवर एच क्रॉस स्क्वायर और ई जेड। मतलब ये आए थे तीनों के एक्स के वाई ये की आया है तीनों का। ठीक है, अगर हमें इंडिविजुअल निकालना होगा ये कांस्टेंट के एक्स के वाई के जेड तो ये ऐसे आप ये ऐसे ई जेड मेरा सारे ऐसे हमारे आए। ठीक है बच्चों, वो एक इक्वेशन वो आई थी ना हमारी जो हमने कांस्टेंट रखा था एक्स वाले में, क्या था वो 1/x एल स्क्वायर एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था ये के एक्स, ऐसा आया था। ये क्या था हमने ऐसा किया था तो, और यहाँ पे के एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एम ओवर एच क्रॉस स्क्वायर एक्स। तब ये लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू या प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर एक्स एक्स इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। साइन लिख देते हैं ना साइन, लेकिन क्योंकि x कंपोनेंट का है तो x कंपोनेंट का हमने x वेव फंक्शन जो है x कंपोनेंट के हमने x से रिप्लेस कर। let the solution of this equation is let solution of this equation is x और x। मान लो इसका जो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है nx लॉकलाइजेशन कंडीशन होगा, मैंने बता रखा है आपको साइन साइन dx h purpose ये मान लो इसका सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, ये x वाला लिया, उसी तरह से अगर हम y उसी तरह से अगर हम y वाला लेंगे, y वाला क्या था 1/y डेल स्क्वायर y बाय डेल y स्क्वायर इक्वल टू ky था, और ky यहाँ पे क्या है ये 2m ओवर h क्रॉस e y ये आ जाएगा। उसको सॉल्व कर देंगे तो वो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, उसका जो सॉल्यूशन बनेगा डेल स्क्वायर y y डेल y स्क्वायर प्लस 2m ओवर h क्रॉस e y y इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसका ये आ जाएगा। और z वाला सिमिलरली z वाला लेंगे तो डेल स्क्वायर z और डेल z स्क्वायर प्लस 2m ओवर h क्रॉस e z इज इक्वल टू 0। तो जैसे x कंपोनेंट का सॉल्यूशन ये आ गया था, उसी तरह से जो y का सॉल्यूशन आएगा, y वाले का जो सॉल्यूशन आएगा, y वाले का सॉल्यूशन मतलब ऐसे इसका इसका सॉल्यूशन इसका डेल स्क्वायर y बाई डेल y स्क्वायर प्लस 2m ओवर h e y y। ठीक है जी, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन जैसे x का सॉल्यूशन आएगा तो सेम y का इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू एन वाई साइन ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 2m e y आ जाएगा यहाँ और h क्रॉस y माइनस y जी। ये इसका उसी तरह से जो z वाले का है डेल स्क्वायर z y डेल z स्क्वायर प्लस 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर e z इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू n z साइन ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 2m e z ओवर h क्रॉस z माइनस z0। ये तो इसका वेव फंक्शन 3 डायमेंशनल था, तो वेव फंक्शन x वाले का ये आ गया।
वाई का ये वाला आ गया, जेड का ये वाला आ गया, और जो कंप्लीट वेव फंक्शन था, जो कंप्लीट वेव फंक्शन जो हम शुरू में पढ़ा था, ये कंप्लीट वेव फंक्शन क्या था, साइन एक्स वाई जेड, ये था एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ये कंप्लीट वेव फंक्शन था ना। तो इसमें सबकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स एक्स भी, वाई वाली भी और जेड वाली भी, तीनों की। तो तीनों को कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये एन एक्स एन वाई एन जेड, तीनों ये आ गया, ठीक है। और फिर साइन साइन क्या आ जाएगा, अंडर रूट ये वाला, अंडर रूट टू टू एम ई एक्स ओवर एच क्रॉस एक्स माइनस एक्स, फिर साइन ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट टू एम ई वाई ओवर एच क्रॉस वाई माइनस वाई जीरो, साइन ब्रैकेट के अंदर रूट टू एम ई जेड अंदर एच क्रॉस जेड माइनस जेड जीरो, ठीक है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन इसका ऐसा वाला है, एक्स वाई, ठीक है बच्चों। कंप्लीट थ्री डायमेंशनल है। आप अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, हमारे पास सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएंसेस को सॉल्व किया और तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने वेव फंक्शन निकाली और उसका सॉल्यूशन जो तीनों का था और कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल दिया साई के ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी में क्या पड़ा था, kx प्लस ky प्लस kz इक्वल टू कितना आ रहा था रिजल्ट, वहां पे कितना आ रहा था, इज इक्वल टू 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर की है। और तीनों को वैल्यू लगा देंगे हम, kx की ky की kz की, तो क्या क्या आ जाएगा, ex प्लस ey प्लस ez इज इक्वल टू e, टोटल एनर्जी ये तीनों की ऐसे आ जाएगी, इनकी वैल्यू रख देंगे तो, ठीक है। और ये n क्या है, nx ny क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वेव फंक्शन का होगी तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बताया हमने आपको, ठीक है। फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन nx ny तो कंप्लीट लिखना चाहेंगे एक साथ में, जिसको कैपिटल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो टाइम कहीं पे भी नहीं है, इसमें टाइम कहीं पे आ रहा है इस इक्वेशन में, वेव इस वेव फंक्शन में टाइम कहीं कहीं पे नहीं आ रहा, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है थ्री डायमेंशनल केस के लिए। स्पेस में थ्री डायमेंशनल पिक्चर है, वेव फंक्शन मूव कर रहा है, इनफाइनाइटली मूव कर रहा है, कहीं भी x के लिए y z कहीं पे भी मूव कर रहा है। तीनों हमने ले रखे हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने ले रखे हैं, लेकिन इसमें अभी क्या है, टाइम फैक्टर कहीं नहीं आ रहा है, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट केस है, टाइम इंडिपेंडेंट केस है ये। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर मैं टाइम डिपेंडेंट अगर हमें निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, हमने एक फैक्टर इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। अगर हमें ये तो टाइम इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें टाइम कहीं फैक्टर नहीं आ रहा, टाइम इंडिपेंडेंट है। और टाइम डिपेंडेंट निकालना हो तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन सारी की सारी ऐसे ही रहेगी, ठीक है। हमें सिर्फ ये कर देना है कि यहाँ पे e की जगह माइनस थीटा ex t ओवर एच क्रॉस, x वाले में ये और y वाले में क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस आइटा e बाई टी ओवर एच क्रॉस y वाले में, और z वाले में e टू दी पावर माइनस e z t ओवर एच क्रॉस, ठीक है। और तीनों को जब हम e की पावर में जब तीनों आ जाएंगे तो लास्ट में इसको ऐसे कर सकते हैं, e टू दी पावर माइनस आइटा e x प्लस e y प्लस
ई जेड और टी था ना ओवर एच क्रॉस, ठीक है। और ये ई एक्स ई वाई ई जेड क्या होता है, ई होता है ये, मतलब ये मल्टीप्लाई है इसके साथ में, तो टी टू दी पावर माइनस आईटा ई टी ओवर एच क्रॉस, ये फैक्टर इसमें, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये जो इक्वेशन आ रही है इसको इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू द पावर माइनस आईटा ई टी ओवर एच, इस फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि उसमें टाइम फैक्टर आ रहा है। तो अगर ये थ्री डायमेंशनल केस के लिए अगर इसको टाइम डिपेंडेंट करना हो तो क्या हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा इस इक्वेशन में, जो वेव फंक्शन कंप्लीट वेव फंक्शन आ रही है जो साई एक्स वाई जेड की, जिसमें हमें इस खाली e टू द पावर माइनस आईटा ई टी ओवर एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। तो ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये कुछ अलग नहीं है, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पहले जो हमने पढ़ा था वो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये है कि ये थ्री डायमेंशनल केस के लिए है, ठीक, ये थ्री डायमेंशनल केस के लिए। ओके, अब एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं ना, अभी तो पार्टिकल फ्री था, पार्टिकल फ्री है इनफाइनेटली, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, तीनों में कहीं भी जा सकता है पार्टिकल, ठीक है। मैंने अब पार्टिकल को क्या कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया, हमारा पार्टिकल एक बॉक्स में कन्फाइंड है, पार्टिकल में, तो बॉक्स में बंद है तो बॉक्स में क्या है, उसकी डायमेंशंस हैं, एक्स वाली भी है, वाई वाली भी है, जेड वाली भी है, कहीं भी कुछ आ सकता है, लेकिन क्योंकि वो बॉक्स है तो मान लो कि एक्स में बॉक्स की लंबाई एल एक्स है, वाई की एल वाई और जेड की के जेड है, उनकी लंबाई है एल एक्स एल वाई एल जेड। यहाँ पर चीजें बिल्कुल सेम वैसी रहेंगी, वेव इक्वेशन एक्स वाली वैसी बनेगी, वाई वाली वैसी बनेगी, जेड वाली वैसी बनेगी, जो वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन तो सेम जैसे ये हमारे फ्री पार्टिकल इनफाइनाइटली मूव कर रहा है वेव इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पार्टिकल बॉक्स में बंद है, पार्टिकल बॉक्स में बंद है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस लगेगी, यहाँ पे क्या होगा, बाउंड्री कंडीशंस लगेगी, तो हम उस श्रोडिंगर इक्वेशन सेम रहेगी, प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन हम ध्यान में क्या चीज रखेंगे, वो बाउंड्री कंडीशंस, उन बाउंड्री कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर पार्टिकल किसी बॉक्स में बंद है तो हम उसका वेव फंक्शंस, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज हम उसकी निकाल सकते हैं, करना सेम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये, बट यहाँ पे हम क्या करना पाऊँ, तो ऐसे ही मैं कल नेक्स्ट फिर अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख दिया, पोटेंशियल डीप इनफाइनाइट वेल में रख दिया, और हर के वन डायमेंशनल केस और थ्री डायमेंशनल केस, पिक्चर दोनों ही होगी, वन डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल, ठीक है। तो मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इसमें मैक्सिमम तो यही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा जो बाउंड्री कंडीशंस जहाँ पे चेंज होंगी वो मैं आपको बताऊंगा कि बाउंड्री कंडीशंस कैसे चेंज होंगी, बस ये आपका, तो ये जो नंबर 3 यूनिट है आपकी इसी पे डिपेंड है, एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। तो जैसे एप्लीकेशंस में क्या है, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स पढ़ते हैं, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन ही आएगी, लेकिन वहां पे उसकी कंडीशन के हिसाब से उसकी वेव फंक्शन, जैसे हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं हम, हाइड्रोजन एटम के हिसाब से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनेगी, लेकिन वहां पे स्फेरिकल हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, एंगुलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, रेडियल कोऑर्डिनेट्स होंगे, उन सब टेकिंग इनटू द कंसीडर एंड वी फाइंड द वेव फंक्शंस, वेव फंक्शन निकालेंगे। जैसे रोटेटर होता है, रोटेटर होता है, उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, सबके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर तो सेम है, लेकिन हमें उनकी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व करना है, और फिर हमारे वो हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाएगी, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगी, रोटेटर्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी, और अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस के लिए ये, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूं, और वंस अगेन
मैंने असाइनमेंट दिया है, मैं वो असाइनमेंट का वीडियो यूट्यूब का आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं दे दूंगा, आप लोग उसको देख लें, ठीक है, ये असाइनमेंट क्या है, ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैं कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। चलो नहीं है तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मैं क्लास को लीव कर रहा हूँ, तो क्या मैं क्लास को लीव करूँ? यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ Thank ऑल you, sir. रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ सबसे पहले, स्टॉप रिकॉर्डिंग।